देखो जब चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसी चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी। इसकी जरूरत प्रैक्टिकल लाइफ में पड़ती कहाँ पे है कि मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जब भी आप मान लो कि समुद्र वगैरह में स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हो तो उस केस में भी प्रॉपर्टी जो मैटर की वहाँ पे आप कभी भी देख लो, पानी में जितना नीचे आप जाते जाओगे, स्कूबा डाइविंग में क्या होता है कि आप समुद्र में उतरते हो तो जितना नीचे आप जाते जाओगे सरफेस से उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी कि कानों को महसूस होता है कि आपकी बॉडी तो हार्ड है बट जो ईयर्स के जो पर्दे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट है, तो उस केस में उनको क्या होता है कि प्रेशर महसूस होता है। जितना आप नीचे जाते जाते हो उस केस में प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो आप ज़्यादा गहराई तक कोई मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं जाता, तो वो एक्सपर्ट ही जा सकते हैं उस केस में। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो इसी केस में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के थ्रू समझ आता है कि ऐसा क्यों होता है, नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता क्यों है। तो उस केस में ये स्कूबा डाइविंग ये तो परफेक्ट है, मतलब ये तो हर बार करते होंगे तो इसलिए इतनी गहराई तक जाते हैं। तो इस केस में नीचे क्योंकि आप वहाँ पे जब स्कूबा डाइविंग करते हैं तो उस केस में आप नाक से सांस नहीं ले सकते, मुंह से ही सांस लेना होता है। तो उस केस में और अगर आपने ऐसा करना कि नाक से सांस ले रहे हो मुंह से सांस ले रहे हो तो फिर उस केस में आप कर ही नहीं पाते स्कूबा डाइविंग। तो यहाँ से इसमें क्या होता है कि आपको ये लगा देते तो नाक से सांस तो आएगा नहीं, मुंह से सांस लेते तो उस केस में प्रेशर मेंटेन अगर आप रख सकते हो उस केस में, क्योंकि इस तरीके से होगा कि अगर मेंटेन कर सकते हो तो कितनी ही देर तक रह लो, अगर मेंटेन नहीं हुआ बट नॉर्मल पर्सन जो है अगर नीचे की तरफ जाता जाएगा तो प्रेशर क्या होता जाता है उस केस में बढ़ता जाता है, और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कानों से खून आना भी शुरू हो जाता है अगर कोई ज़्यादा देर तक वो सहन नहीं हो रहा और ज़्यादा देर तक नीचे की तरफ रहता है तो। ठीक है, तो इसमें ये इसी के थ्रू समझ आता है कि प्रेशर बढ़ता क्यों है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में के थ्रू समझ आता है। एक ही मान लो कि ये जो 5 लोग थे, यानी कि ये क्या है, मतलब इन बहुत ज़्यादा पैसा है, बिलियनर्स हैं, तो ये क्या टाइटैनिक देखने गए थे समुद्र में मान लो, तो उस केस में ये क्या होती है, सबमरीन होती है। तो ये बहुत मतलब इस तरीके से बनाई गई थी कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर ले, तो उस केस में ये 5 इसमें बैठ के गए थे। तो ये भी क्या हुआ कि ये टाइटैनिक तक पहुँच ही नहीं पाया, उससे पहले ही सबमरीन जो है वो क्या हो गई थी, फट गई थी, मिले ही नहीं है 5 के 5 लोग, पता नहीं कहाँ पे 5 की डेथ हो गई थी। तो उस केस में ये भी क्या हो गया कि ये भी क्योंकि वो जो है बहुत गहराई में ही है, टाइटैनिक भी इतनी ज़्यादा गहरी है कि वहाँ तक पहुँचना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो इन्होंने ट्राई करा कि जाने की, इतनी स्ट्रॉन्ग सबमरीन बनाई, फिर भी नहीं पहुँच पाए क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि एकदम से क्या होगी, ब्लास्ट होगी, पता नहीं एक कहाँ पे, इसका एक पीस कहाँ पे, एक पीस कहाँ पे और ये कहाँ पे। हाँ, ये रिसेंट की ही है कि ये 5 के 5 जो हैं मर के, बहुत पैसा लगा के, खुद भी ये बहुत पैसे वाले हैं, बस ये देखने की भी हमारा जो नाम हो जाएगा कि हमने टाइटैनिक को देखा है, बट ये पहुंच ही नहीं पाए वहाँ तक कि टाइटैनिक है कहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहराई में है। तो इतना ज़्यादा नीचे जाने के बाद इनको पता लगा था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर भी ये जाते रहे, तो एकदम से ये क्या होगी, ब्लास्ट होगी, फट गई, तो ये 5 की मौत हो गई थी इसमें। तो मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में इनको पता भी था कि ऐसा होता है, प्रेशर बढ़ता है, फिर भी ये गए, तो इसका मतलब ये तो सबमरीन है कि भाई उस केस में वो हाँ वही है, ये उसी की वीडियो है। इसके अंदर आ गए थे 500 और क्या बहुत होती है, इतनी बनाई गई होगी, 5 आ जाए तभी बनाई गई होगी, स्पेशल टाइप तरीके से डिजाइन करके, स्पेशल आयरन वगैरह लोहा वो करके वो करी गई थी। तो यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बहुत रोल है कि कैसे प्रेशर बढ़ता है, कैसे क्या कुछ होता है। आप यूट्यूब पे डाल के भी देखोगे तो इन 5 की कहानी आ जाएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि रिसेंट की ही है ये वाली न्यूज। ये देख लेना सबमरीन में, उस केस में वो टाइटैनिक देखने गए थे जो लोग। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फ्लूइड मतलब कि उसमें लिक्विड भी होगा, कोई भी लिक्विड हो सकता है, और गैस, लिक्विड प्लस गैस। ये बार बार ये नहीं बोला जाएगा ये लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है, ये गैस के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए ही होगा। फ्लूइड बोल दिया तो मतलब गैस के लिए भी है वो एप्लीकेबल, और कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो या फिर कोई भी लिक्विड हो, तो फ्लूइड का मतलब क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस। फ्लूइड का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें लिक्विड प्लस गैस दोनों ही होंगे, लिक्विड भी होगा और गैस भी, यानी कि फ्लूइड्स का मतलब जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस। बार बार ये नहीं बोला जाएगा कि गैस के लिए भी है, लिक्विड के लिए, क्वेश्चन में लिक्विड आ गया तो भी और गैस आ गया तो भी, यानी कि फ्लूइड की बात होगी बार बार। इसमें इसको फ्लूइड मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड्स डायनेमिक्स। जब
फ्लूइड रेस्ट में होगा या वाटर और गैस जब रेस्ट में होगी तब उसकी स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स जब फ्लो हो रहा होगा फ्लूइड यानी कि पानी बह रहा होता है तब उसकी स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स। ये फ्लो चार्ट है कि जो आपको बुकलेट मिलेगी इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में यानी कि फर्स्ट बुकलेट्स में ये मिलेंगे आपको। फ्लूइड स्टैटिक्स प्रेशर है, डेप्थ की कितना प्रेशर हो जाता है, नीचे जाने पे कितना प्रेशर बढ़ जाता है। और बुओयंट फोर्स कि अगर कोई बॉडी को हमने पानी में इमर्ज कर दिया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कितना लगता है। फिर इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों थ्योरम से, बर्नौलीज थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी। और फिर सरफेस टेंशन में सरफेस टेंशन के बारे में सरफेस एनर्जी, केसेस ऑफ वाटर ड्रॉप। और इलास्टिसिटी में स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरएटॉमिक फोर्स, कांस्टेंट एनर्जी स्टोर और एनर्जी डेंसिटी इनसाइड रोड। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, देखोगे आप तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौलीज थ्योरम पे प्रेशर कितना होता है, बुओयंट फोर्स पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उस केस में सबसे पहले फ्लूइड स्टैटिक यानी कि जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक। व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट देन वी स्टडी अबाउट दिस फ्लूइड, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स में क्या होगा, जब फ्लूइड मोशन में होगा ना कि फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। और दोनों होंगे फ्लूइड में, दोनों लिक्विड प्लस गैस। तो सबसे पहले हम फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो ये आपको याद करना है कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगी, मास बाय में वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये तीन आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार दे भी देता है बट कई बार गिवन नहीं होती क्योंकि ये तीन स्टैंडर्ड हैं, बार बार अगर देगा तो ये तीन ही आती हैं। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो किस में हो जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में अगर याद रखनी है। बट आप SI में याद रख लो 10³ kg पर मीटर क्यूब, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर क्यूब है तो किस में हो जाएगी, मीटर क्यूब में। यानी कि इसको कर लो 1 इंटू में क्या हो जाएगा 10⁶ डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 10�3, तो 10�3 kg पर मीटर क्यूब आ जाता है। केजी में तो क्या, ग्राम में केजी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय क्या कर दो 1000, और सेंटीमीटर पर क्यूब में है तो डिवाइड बाय में 10⁻⁻⁶, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 10�6 डिवाइड बाय 10�3, तो कितना आ जाएगा 10�3 kg पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ आइस 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और केजी में क्या हो जाएगी 0.9 इंटू 10�3 kg पर मीटर क्यूब। इस बात का ध्यान रखना कि आप वहाँ पे लिखते समय 0.9 लिख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि उसमें CGS में यूनिट क्या दे रखे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये वाली यूज होगी kg पर मीटर क्यूब। तो साथ में ध्यान रखना कि 0.9 इंटू 10�3 kg पर मीटर क्यूब होगी। और डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी हो जाएगी 13.6 इंटू 10�3 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि वाटर की डेंसिटी से 13.6 गुना ज़्यादा डेंसिटी होती है मरकरी की। मरकरी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, डेंसिटी क्या होती है, एक पत्थर के समान होती है। अगर आप मान लो इतना सा अगर मरकरी लेके उसको फेंकोगे तो ये लगेगा पता नहीं कितना भारी पत्थर मार दिया होगा। तो उस केस में डेंसिटी की मरकरी वाटर के कंपैरिजन में 13.6 गुना ज़्यादा होती है भी। मरकरी दिखाती हूँ वहाँ पे, सरवन सर से मांग लो, दे देंगे। और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, ये तीनों तो याद होनी चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, यूनिट हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी 10�3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी हो जाएगी 0.9 इंटू 10�3 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होगी 13.6 इंटू 10�3 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको एक ही टर्म्स में याद रख लो कि केजी में या फिर ग्राम में, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, या तो आप कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे तो आप दोनों में याद रखनी पड़ेगी। दोनों में रख सकते हो तो दोनों में रख लो, दोनों यूनिट्स में, और एक में रखना हो तो एक में रख लो, फिर आप कन्वर्ट कर लेना क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में SI में ही यूज होती है, ठीक है। एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी क्या है डेंसिटी, तो नो यूनिट नो डायमेंशन। इसकी क्या होती है, नो यूनिट और नो डायमेंशन, ना तो डायमेंशन होती ना यूनिट होती रिलेटिव डेंसिटी की, ठीक है। सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस केस में आप इसको रख के दे सकते हो
तो इस केस में ये इतनी सी मरकरी कितनी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ये पता लग रहा है कि इतना अगर वाटर होता तो बिल्कुल हल्की होती, बट ये मरकरी है तो एकदम से आप रखोगे तो आपको प्रेशर फील हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा हैवी है ये। और इस केस में इसको हाथ में लेके देखोगे तो ये नहीं है कि आपका हाथ गीला नहीं होगा। मरकरी अगर आप हाथ में लेके, मरकरी की मान लो पूरी एक बाल्टी आपके पास, अगर आप उसको हाथ डुबो के निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका हाथ जो है अगर गंदा भी होगा तो साफ हो जाएगा। मरकरी के केस में होता है, गीला नहीं होता। इतना भी नहीं था। ज्यादा नहीं हो गया। अब अगर आपको हंसते हुए दिख गई ना तो क्लास से बाहर चली जाना, सीधे जो क्रिश। तो इस केस में मरकरी के केस में अगर मान लो आप हाथ भी डालोगे मरकरी और फिर निकालोगे तो अगर मान लो गंदा भी होता तो भी साफ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दो टाइप के फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, एक होता है एडेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स। तो उस केस में एडेसिव फोर्स क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है। मान लो आप पानी में हाथ डालते हो तो पानी और आपके हाथ के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? एडेसिव फोर्स होगा। और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स होता है सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है। कोहेसिव फोर्स कौन सा होगा? जो सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स होगा। और एडेसिव फोर्स कौन सा होगा? जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होगा, बंद कर दो इसको। एपरेट नहीं होती, बहुत महंगी है, गिरगी तो हाँ। थैंक यू सो मच। ले क्या रे सर। तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा? सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच, यानी कि मरकरी के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो कोहेसिव फोर्स होगा। और मरकरी और आपके हैंड के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? एडेसिव फोर्स। तो मरकरी के केस में आप हाथ डालते हो फिर भी आपके हाथ पे चिपकती नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो कोहेसिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच का, यानी कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा होगा आपके हैंड और मरकरी के बीच जो फोर्स लगेगा एडेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। वाटर के केस में क्या? थर्मोमीटर एक्सपेरिमेंट करने के लिए काम आते हैं बस। और वाटर्स के केस में क्या होता है कि आपके हैंड के बीच और वाटर के बीच जो फोर्स है यानी कि एडेसिव फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। इसलिए वाटर जो आप हाथ डालते हो तो उस केस में गीला हो जाता है। तो ये फर्क होता है कि, और ये जो मॉलिक्यूल फोर्स लगता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर, यानी इतनी अगर होगी तो ही लगता है वरना नहीं लगता, ठीक है। तो दो टाइप्स के फोर्स हो गए। मॉलिक्यूलर फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होगा सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगेगा, एडेसिव फोर्स जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? 10⁻³ kg/m³। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होगी? 0.9 × 10⁻³ kg/m³। और डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होगी? 13.6 × 10⁻³ kg/m³। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी SG। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिक्विड का मतलब कोई भी लिक्विड आ सकता है। अलग अलग लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। सब्सटेंस मान लो सेम है, अलग अलग लिक्विड में मान लो आपने उसको इमर्ज कर दिया तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी सबके लिए, क्योंकि लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है या फिर मरकरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों याद हो गया आपको।
इस केस में एक आइस की डेंसिटी, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी आ जाती है वो 0.8 इंटू 10⁻³ होती है। यानी कि अगर केरोसिन ऑयल में आप आइस डालोगे तो वो डूब जाती है। सॉरी, इसकी ज़्यादा होती, आइस केरोसिन ऑयल की जो है आइस से ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा होती है इसकी, तो आइस डूब जाती है अगर केरोसिन ऑयल में डालोगे तो आप। तो डूबेगी अगर केरोसिन ऑयल ज़्यादा है तो। सॉरी, आइस की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू केरोसिन। केरोसिन की होती है 0.8 इंटू 10⁻³ ये होती है। तो इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। केरोसिन ऑयल में अगर आइस डालते तो पहली बार अगर डूबती हुई आइस देखते तो ये लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, अजीब सा लगता है। तो उस केस में केरोसिन ऑयल में अगर आइस डालोगे तो वो डूब जाती है, क्योंकि हल्की होती है आइस केरोसिन ऑयल के भारी होती है। आइस क्या होती है, भारी होती है किसके कंपैरिजन में, केरोसिन ऑयल के। अब वाटर और मिल्क का देखते तो एक दूसरे में मिल ही जाते हैं, तो उनकी लगभग बराबर ही होती है। वाटर और मिल्क की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बराबर ही होती है, सेम होती है। मिल्क, ये क्वेश्चन करके दिखाना है आपको। रिलेटिव डेंसिटी बतानी है तीनों क्वेश्चंस में। सब्सटेंस की दे रखी है और लिक्विड की दे रखी है। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड करोगे तो कितनी आ जाएगी, पहले की तो 2 आ जाएगी। सेकंड में क्या आ जाएगी, हाफ। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड करोगे तो हाफ आ जाएगी। थर्ड में कितनी आ जाएगी आपके पास, 1। यूनिट होती नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आ जाएगी 2, सेकंड की हाफ और थर्ड की 1। ठीक है, नहीं वो बिल्कुल हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, यहाँ पे नहीं कंसीडर करते उसको। वो तो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये रिलेटिव डेंसिटी है, उसका तो फॉर्मूला ही यही है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वो रेयर, ये पूछा नहीं जाता, मैंने जनरली बता दिया कि कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आते इतने। रिलेटिव डेंसिटी पे ही क्वेश्चन आते हैं, बीच में आगे भी जितने देखोगे तो बार बार रिलेटिव डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। जब आप टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ोगे वहाँ पे भी रिलेटिव डेंसिटी, कितना फोर्स लगेगा, अगर किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज कर दिया तो कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर, तो वहाँ पे भी रिलेटिव डेंसिटी की बात होती है। तो बार बार जो बात यूज होता है वो रिलेटिव डेंसिटी होती है। मैंने जनरली बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहीं वर्ड आ जाता है इसमें, तो वो होती क्या है। अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितना होता है, 1 atm के बराबर होता है। इसी को 1 atm लिखते हैं, ये पास्कल यानी कि 1 atm के बराबर होता है। 1 atm इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल। तो आप यूज करोगे तो ऐसा ही यूज ही करते हैं, 10⁵ पास्कल ही लिखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते समय। 1 atm कहीं लिख रखा है तो इसका मतलब 10⁵ पास्कल है, यानी कि जो एयर प्रेशर लगा रही है, फिलहाल आप बैठे हो तो आपके ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, कितना, 10⁵ पास्कल। तो आपकी बॉडी जो है, हर एक की बॉडी इतना ही प्रेशर जो है वो झेल सकती है। इससे कम ज़्यादा हुआ तो उस केस में वो मेंटेन नहीं हो पाता। आप जितना ऊपर जाते जाओगे प्रेशर उतना कम होता जाता है। जितना आप मान लो पहाड़ों पे चढ़ते जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा उस केस में, कम होता है, और जितना आप नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता। और कम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, तो उस केस में हमारी बॉडी उसी तरीके से मेंटेन, हमसे सहन ही नहीं होता, प्रेशर कम ज़्यादा होता है। आप इतना ही नेचुरली हम रहते तो हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो 10⁵ पास्कल ही हम सहन करते हैं, इससे कम ज़्यादा सहन ही नहीं होता। तो उस केस में मर भी सकते हैं लोग। अगर मान लो इतना ही प्रेशर रह गया तो उस केस में आप सहन नहीं कर सकते, आपकी बॉडी ही उस तरीके से मेंटेन है। अब टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाए या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस केस में आप सहन नहीं कर सकते। एक होता है कि भाई इस स्ट्रक्चर में, इसी जो एटमॉस्फेयर में ही हम रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं, तो जो प्रेशर है हम इतना ही झेल सकते हैं, 10⁵ पास्कल ही। इससे कम ज़्यादा होगा तो उस केस में हम सहन ही नहीं कर सकते। तो नीचे जाने पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है। अगर सरफेस पे आप जनरली तो उस केस में 10⁵ पास्कल लगेगा। आप वाटर में इमर्ज करोगे तो उस केस में जो प्रेशर, अब आप यहाँ पे है कोई बॉडी तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, बस 10⁵ पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही। अब जितना नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर बॉडी है तो कितना था, 10⁵ पास्कल, यानी कि P नोड लिखते हैं। P नोड का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल। अब ये बॉल मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है, मान लो कि यहाँ पे तो कितना लग रहा था, वो एयर प्रेशर तो अभी भी है ही P नोड का,
वो कम ज़्यादा नहीं हुआ, वो तो लग ही रहा है, वो नहीं है वो खत्म हो गया, वाटर में जाने के बाद वो खत्म नहीं होगा, वो तो लग ही रहा है। साथ में क्या होगा, ये वाटर का जो ये हाइट है ये भी तो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो वो कितना प्रेशर बढ़ जाता है, एच रो जी के इक्वल बढ़ जाता है। एच क्या होगी, जितना हाइट होगी सरफेस से जितना हाइट होगी, और जी क्या हो जाएगी, रो क्या होगी, इस लिक्विड की, जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी जिस लिक्विड में आपने इमर्ज किया है, जिस लिक्विड में आप नीचे की तरफ जा रहे हो। और जी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या होगी, हाइट ऑफ कॉलम, और जी क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इतना प्रेशर पहले ही कितना था पी नोट का, जब एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर कितना था पी नोट का, और जितना नीचे गई तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है, एच रो जी के इक्वल बढ़ जाता है। ये देखा गया साइंटिस्ट लोगों की कितना प्रेशर बढ़ता है, जितना नीचे जाओगे एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। रो इनटू में जिस लिक्विड में आप हो, वाटर में हो या फिर मर्क्यूरी में हो या फिर कोई भी और लिक्विड है, तो उस केस में कितना हो जाएगा, एच रो जी। जी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लो कोई पर्सन यहाँ पे है, तो उसके सर के ऊपर ये वाटर है, ये भी तो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। मान लो आप जनरली बैठे हुए या फिर आप कोई चीज़ उठा लो तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपकी बॉडी पे, बढ़ जाएगा। मान लो जनरली ये है, तो उस केस में जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर चीज़ें रखते जाते हैं, हम मान लो हमारे सर के ऊपर जितनी ज़्यादा चीज़ें रखेंगे तो प्रेशर उतना ज़्यादा फील होगा। तो यही होता है कि आप जितना ज़्यादा नीचे जाते जाओगे, तो लिक्विड में पहले यहाँ पे थी बॉडी, तो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा था पी नोड का, अब नीचे चलेगी तो मान लो ये एक इतना सरफेस ले लिया आपने, तो यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ, तो उसके सिर के ऊपर जो ये वाटर है ये ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर बढ़ गया कितना, जितना हाइट ये नीचे गया, और प्लस इनटू में एच रो जी, जितना इस लिक्विड का डेंसिटी है, इनटू में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लो ये 3 पॉइंट है, P1 P2 और P3, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, P3 पे होगा। हाइट जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है, जी भी सेम है, तो एच की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो P1 पे कितना प्रेशर हो जाएगा, P नोट प्लस H1 रो जी, P2 पे कितना हो जाएगा, P नोट प्लस H2 रो जी, और P3 पे कितना हो जाएगा, P नोट प्लस H3 रो जी। तो H सबसे ज़्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा उस केस में, सबसे ज़्यादा। तो ये पूछ लिया कि कहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या देख लो उस केस में कितना नीचे पॉइंट बना है। अगर तीनों पॉइंट इसी लेवल में बना दिए जाते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे, तो प्रेशर क्या होता है तीनों पे सेम। यही मान लो P2 पॉइंट यहाँ होता और P3 यहाँ पे, तो P1 इक्वल टू क्या होता है P2, P2 इक्वल टू क्या होता P3। अगर डेंसिटी लिक्विड वही है, मान लो ये कर दिया यहाँ पे पार्टीशन करके, यहाँ लिक्विड अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। और डिपेंड करेगा कि उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है। फिर अगर सभी जगह पे एक ही टाइप्स का लिक्विड है या फ्लूइड है, तो उस केस में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और अगर पॉइंट्स अलग अलग डिस्टेंस पे बनाए गए तो डिपेंड करेगा कि किसकी हाइट ज़्यादा है सरफेस से। ठीक है, तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है, एच रो जी की जितना बढ़ जाता है, नीचे आप जितना जाओगे तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, पी नोट तो था ही पहले, नीचे जाने पे कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, एच रो जी के बराबर बढ़ जाता है। ठीक है, एच क्या होगी, हाइट होगी, हाइट ऑफ कॉलम, यानी कि सरफेस से कितना नीचे गए हो आप। जी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एनी डाउट? ले क्या रहे सर, मिल जाएगी। तो अब पता लगा कि इस केस में अब अगर कोई भी स्कूबा डाइविंग या फिर डाइविंग करते हैं समुद्र में, तो प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उस केस में पहले तो कितना लग रहा था पी नोट का, आप जो नीचे जा रहे हैं तो वाटर का प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोई 1 मीटर से ज़्यादा जा ही नहीं पाता, ज़्यादा देर तक नॉर्मल पर्सन पहली बार जो कर रहा है वो रह ही नहीं पाता। तो उस केस में हाँ 1 मीटर नीचे नहीं जा सकते आप इतनी दूर तक। फिर वो आपको उस केस में प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप उस तरीके से अपनी सांस ले पाते हो, मेंटेन कर पाते हो या नहीं कर पाते, उतना प्रेशर सहन करने की आप में भी मतलब आपने क्रिएट कर लिया, अपने आप को उस माहौल में चेंज रखते हैं। वो जो एक्सपर्ट बनते हैं वो बार बार करते रहते प्रैक्टिस, तो ही वो उस केस में उतना प्रेशर सहन कर पाते हैं। ठीक है, देख लो कितना होता है, 1 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। इन 3 के पास नहीं। ये क्वेश्चन करके दिखा दो आप। यहाँ पे A1 पे, B पे और C पे प्रेशर बता दो कितना होगा।
ए पे, बी पे और सी पे प्रेशर बताना है आपको, कितना होगा? सीधे होके बैठ जाओ आप आदित्य और क्वेश्चन करो। ये प्रेशर एट ए, बी और सी बताना है कितना होगा? आपको मिली हुई है ना बुकलेट आदित्य? पी पे देखोगे तो पी नोड तो आएगा ही, पी नोड प्लस एच रो जी। तो पी नोड की वैल्यू 10 की पावर 5 पास्कल प्लस एच की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में रो की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 3। सभी एसआई में ही लेके चलना आपको। 10 की पावर 3 इंटू में जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो अब इसको सोल्व करना है तो ऐसे कर लो 10 की पावर 5, इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस पूरे को क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये कितना है, इसको प्लस 0.2 इंटू में क्या लिख सकते हो 10 की पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। इतना प्रेशर हो जाएगा पीवी पे। ये 1 इंटू में 10 की पावर 5 है, ये 0.2 इंटू 10 की पावर 5। तो ऐड करोगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होगा कि नहीं? पीवी पे कितना आ जाएगा पी नोड यानी कि 10 की पावर 5 प्लस ये वाला तो हो गया ही एच रो जी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डेंसिटी अलग है तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से तो प्रेशर पड़ेगा ही। डेंसिटी अलग अलग है तो डायरेक्ट आप ऐसा नहीं लिख सकते एच की वैल्यू आप 4 ले लो, रो की वैल्यू उस केस में दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो दोनों की वजह से प्रेशर की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसलिए आपको लिखना ये वाला तो लिखोगे ही आप 2 इंटू 10 के बाद 3 इंटू 10 ये वाला प्रेशर, या फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख दो। तो ये लिख दो 2 इंटू में 1.2 नहीं, क्योंकि पी नोड आपने ये लिख रखा है, या तो फिर पी नोड मत लिखो। 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में 10 प्लस इसकी वजह से कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 10 की पावर फॉर्मूला तो कुछ और कहता है। कौन सा फॉर्मूला? ये रो जी वाला वो तब के लिए ही है, देखो H4 नहीं लेंगे हम। ये वाला फॉर्मूला एक ही कंटेनर है जिसमें एक ही लिक्विड है। फिर पूछा गया है कि अगर सरफेस से यहाँ तक इस पी पॉइंट के निकाल रहे हो तो पी नोड प्लस एच रो जी। मान लो मैं यहाँ पे एक और कंटेनर बना दूँ, ऐसे यहाँ पे ऐसे एक और बना दिया जिसकी डेंसिटी कुछ और ले ली मैंने, मान लो इसकी रो 1 है और इसकी रो 2 ले ली। अब यहाँ का प्रेशर लिखना है बी पॉइंट का, ये बातें नहीं, अब यहाँ का प्रेशर लिखना है बी पॉइंट का। ये हाइट मान लो जो भी है एच डैश है, तो उस केस में ये पूरी हाइट मान लो कितनी है एच है, पूरी हाइट कितनी है एच। तो यहाँ का प्रेशर लिखोगे तो पहले पी नोड प्लस इसकी वजह से जो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी दोनों की अलग अलग है, इस लिक्विड की डेंसिटी अलग है, इसकी अलग है, तो क्या लिखोगे एच रो जी। तो एच रो इस लिक्विड की डेंसिटी रो 1 इंटू में जी, और प्लस में ये वाली इसकी वजह से, क्योंकि बॉटम में बनाया गया तो इसकी वजह से जो प्रेशर पड़ेगा, प्लस में एच रो जी और लिखोगे। अब मान लो कि इस केस में पहले तो मेरा हैंड ऐसे था, अब मैंने ये रखा तो इसकी वजह से प्रेशर पड़ा, तो इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा प्लस में वो ऐड करूंगी। पहले तो कितना था 10 की पावर 5 पास्कल ही, अब ये लिखा वो तो है ही 10 की पावर 5, प्लस में इसकी वजह से जो हुआ तो पी नोट तो था ही, प्लस में इसकी वजह से P1। मान लो अब एक और चीज रख दी तो क्या हो जाएगा P2, और तो ऐड करोगे ना सबको। तो सेम यहाँ पे पहले तो कितना था 10 की पावर 5 पास्कल, अब इस लिक्विड की वजह से कितना हो गया एच रो जी, और इस लिक्विड की वजह से भी कितना हो गया एच रो जी। तो ऐड करते जाओगे, अगर डेंसिटी सेम हुई तो डायरेक्ट ही लिख दो एच रो जी। अगर ये पूरी लिक्विड इसमें भी सेम इस जैसे ही लिक्विड होता है, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम होती तो डायरेक्ट लिख सकते थे H प्लस एच डैश इंटू में रो इंटू जी। अब दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो दोनों की वजह से प्रेशर भी अलग अलग ही होगा। समझ में आ गया? अब फॉर्मूला वही है उसमें, तो यहाँ का अगर प्रेशर लिखना है तो पी नोड
प्लस इस हाइट, इस वाटर की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, एच रो जी के बराबर। तो एच की वैल्यू कितनी है 2, इंटू में रो की वैल्यू कितनी है 10⁻³ इंटू में जी की वैल्यू कितनी है 10। तो ये तो पी ए का प्रेशर है। पी बी पे प्रेशर लिखोगे, यहाँ का प्रेशर अगर लिखोगे तो पी नोड प्लस इसकी वजह से एच रो जी, यानी कि 2 × 10⁻³ इंटू में जी की वैल्यू 10। इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ा वो आप लिख चुके हैं। अब इसकी वजह से जो ये लिक्विड अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, अलग टाइप का लिक्विड है, ये वाटर है तो मान लो ये कोई और लिक्विड है, प्लस में क्या होगा एच की वैल्यू 2, एच की वैल्यू में ऊपर से 4 ले लोगे क्योंकि ये पूरा एक लिक्विड थोड़ी ना। इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ा वो आप लिख चुके हो, इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ा वो आप लिख चुके हो। मान लो कि मैं अब दोबारा थोड़ी ना लिखूंगी, मान लो मैंने हाइट लेनी है, इस इतनी डेंसिटी मान लो इसकी भी है, तो उस केस में इसकी वजह से जो पड़ा वो मैंने लिख चुकी हूँ मैं, तो दोबारा थोड़ी ना लिखूंगी, इसकी वजह से अब पड़ा है वही लिखूंगी। पहले पी नोड था, अब इसकी वजह से P1 + P2, तो सेम यहाँ पे पहले पी नोड तो लिखा, जो एटॉमिक प्रेशर तो रहेगा ही, प्लस इस लिक्विड की वजह से एच रो जी और इसकी वजह से प्लस में एच रो जी। अब आ गया समझ? तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में 10, डेंसिटी कितनी है 2 × 10⁻³, ये आ जाएगा आपके पास इंटू में 10। ये पी बी का प्रेशर होगा, पहले पी नोड लिखा, फिर इसकी वजह से जो प्रेशर पड़ा एच रो जी, फिर इस लिक्विड की वजह से जो पड़ा एच रो जी। ठीक है, अगर दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी सेम होती तो फिर आप 4 लिख सकते थे, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते थे एच की वैल्यू 4 इंटू में जो ये डेंसिटी होती रो और इंटू में जी। अगर दोनों की डेंसिटी सेम होती तो आप हाइट 4 ले सकते थे डायरेक्ट। अब दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए दोनों की वजह से प्रेशर अलग अलग पड़ेगा, इसलिए एच रो जी 2 बार लिखा है, पहले इसकी वजह से फिर इसकी वजह से। आगे आप समझ। अब पी सी पे लिखना है तो पी नोड प्लस इसकी वजह से जो होगा एच रो जी, यानी कि 2 इंटू में एच की वैल्यू 2 इंटू में 10⁻³ इंटू में जी, प्लस इस लिक्विड की वजह से 2 इंटू 10⁻³ इंटू में जी की वैल्यू 10, और प्लस में इस लिक्विड की वजह से 2 इंटू में रो की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻³ और इंटू में जी की वैल्यू 10। आया कि नहीं आया समझिए क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट पूछना है किसी को कुछ? यानी कि डेंसिटी अगर सेम हो तो डायरेक्ट ही हम सीधा लगा देंगे। अगर मान लो इस पॉइंट पे पूछा गया और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही टाइप का लिक्विड है, उसकी डेंसिटी मान लो 2 इंटू 10⁻³ है, तो आप डायरेक्ट लगा दो पी नोड प्लस एच की वैल्यू ये पूरी ले लो 6 इंटू में रो ये पूरा ले लो 2 इंटू 10⁻³ इंटू में जी। बट अब डेंसिटी अलग अलग है, 3 टाइप्स के लिक्विड हैं, तो तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो प्रेशर भी तीनों अलग अलग लिखाएंगे। आप डायरेक्ट उस केस में ये नहीं लिख सकते कि 4, तो डेंसिटी कौन सी लोगे, इस लिक्विड की लोगे, इसकी लोगे या इसकी लोगे, तो इसलिए तीनों की वजह से अलग अलग ही प्रेशर बढ़ेगा, तो तीनों की वजह से अलग अलग लिख लिया आपने। और एक ही बार में आप दोबारा पहले इसके लिए 2 की ये इसकी वजह से इस 2 मीटर की वजह से जो प्रेशर पड़ा वो ले चुके, तो अब इसकी वजह से लिख रहे हो तो ये 4 नहीं लोगे 2 ही लोगे। अभी भी किसी को कोई डाउट? पीसी में पीए प्लस पीबी H2 प्लस H2 और रो 2 इंटू जी कर सकते हैं, H3 मतलब। अब इस पे कह रहे हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पीए प्लस पीबी और फिर इसका लिख दो जाए, या फिर देखो अब इसका शॉर्टकट भी इस तरीके से भी लिख सकते हो। पहले आपने पीए का निकाल लिया, दूसरे तरीके से बना रही है, निकाल लिया आपने। अब पीबी का निकालना है तो उस केस में पहले तो क्या लिख दो पीए और प्लस में ये लिख दो आप एच रो जी, प्लस में क्या लिख दोगे ये वाली एच रो जी लिख दोगे। पी सी का निकालना है तो पहले क्या लिख दो पी बी और प्लस डायरेक्ट ये कर दो एच रो जी, ऐसे लिख सकते हो। पहले पी ए का निकाल लिया आपने तो पी बी का निकालना है तो पी ए प्लस एच रो जी, पी सी का निकालना है तो पी बी प्लस एच रो जी, ये वाली। आगे समझ, क्योंकि इससे ऊपर वाले की वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो आप पी बी में निकाल चुके हो, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पी बी डायरेक्ट लिख चुके हो, पी बी में जब पी ए आ ही चुका। किसी को कोई डाउट अभी? अगर लिक्विड इस पूरे ही कंटेनर में एक ही टाइप का लिक्विड है, मान लो उसकी डेंसिटी 10⁻³ पास्कल है, कितनी है 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब है, डेंसिटी कितनी है इसकी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ का प्रेशर पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट पी नोड प्लस एच की वैल्यू जो ये हाइट पूरी ले लो अब 6
इंटू में रो की वैल्यू 10⁻³ इंटू में जी की वैल्यू 10। आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि एक ही टाइप का लिक्विड है तो उस केस में डायरेक्ट आपने हाइट ले ली 6, क्योंकि सेम ही प्रेशर डालेंगे पूरे की पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। एनी डाउट? अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अब देख लो, एक होता है बॉयंट फोर्स। आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट था। आर्किमिडीज नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि अगर कोई भी बॉडी जो है, अगर आप किसी लिक्विड में इमर्ज करोगे, डुबाओगे उसको, तो उस केस में वो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स बोल दो, फोर्स ऑफ बॉयंसी बोल दो, एफ थर्स्ट बोल दो, या फिर एफ बोल दो, सभी का मतलब एक ही है। बॉयंट फोर्स बोल दो, या फिर इसको एफ बोल दो, या फिर एफ थर्स्ट बोल दो, या फिर फोर्स ऑफ बॉयंसी बोल दो। इन चारों का मतलब एक ही है। कहीं पे एफ लिख रखा है, एफ थर्स्ट लिख रखा है, फोर्स ऑफ बॉयंसी लिख रखा है, या फिर बॉयंट फोर्स लिख रखा है, सभी का मतलब क्या है? सेम। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि अगर किसी भी बॉडी को अगर हम किसी लिक्विड में इमर्ज करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, उस फोर्स को बोलते हैं एफ थर्स्ट। यानी कि मान लो ये क्या है, एक लिक्विड है, इसमें इस बॉडी को आपने इमर्ज किया, तो इधर से जो प्रेशर लगेगा उधर से प्रेशर वो तो इक्वली लगेगा। ये वाला ये जो एरो है ये दिखाई गई थी, इधर से ये क्या कर रही है, इसको कैंसिल आउट कर रही है। ये वाली एरो ये क्या कर रही है, इसको, यानी कि एरो जो है एक टाइप से प्रेशर है, तो ये इसको कैंसिल कर रही है। ये जो है ये इसको क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। ये इसको कैंसिल कर रही है और ये इसको। तो इसके जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? इस सिलेंडर पे नीचे ज्यादा होगा। एक तो क्योंकि हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर नीचे ज्यादा होगा, तो नीचे की तरफ से जो प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ वो क्या होगा, ज्यादा होगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल जो होगा, जो नेट फोर्स इसकी तरफ वर्टिकल में जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, नेट ऊपर की तरफ होगा। तो उस नेट फोर्स को बोलते हैं एफ थर्स्ट। ऊपर से भी थ्रस्ट लग रहा है, नीचे से भी क्या लग रहा है, थर्स्ट। थर्स्ट होता है प्रेशर इनटू एरिया। थर्स्ट क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। एक टाइप से फोर्स ही होता है, बट उसको फोर्स नहीं बोल सकते, थ्रस्ट होता है। प्रेशर इनटू एरिया को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया। तो यहाँ से भी थ्रस्ट लग रहा है और ऊपर से भी थ्रस्ट लग रहा है, तो ये क्या होगा, नीचे वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा ऊपर वाले फोर्स से, तो नेट फोर्स क्या आएगा, ऊपर की तरफ। तो इस जो नेट फोर्स है उसको बोलते हैं एफ थर्स्ट फोर्स। अगर कोई भी बॉडी है आप लिक्विड में इमर्ज करोगे तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो उस फोर्स को बोलते हैं एफ थर्स्ट फोर्स, या फिर बॉयंट फोर्स बोल दो, एफ बोल दो, या फोर्स ऑफ बॉयंसी बोल दो, सबका मतलब क्या है, एक ही है। और ये किसने बताया, आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिख लो, व्हेन एनी बॉडी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख लो, क्या होता है। ना इसमें नहीं लिख रखा। When an object emerges inside some liquid, when an object emerges inside some liquid, then it experiences a force in upward direction. Then it experiences a force in upward direction. ये वाली जो तीन चीजें लिख रखी है आर्किमिडीज ने ही बताई थी, ठीक है। इन अपवर्ड डायरेक्शन दिस फोर्स इज कॉल्ड एफ थर्स्ट, या फिर बॉयंट फोर्स, या फिर कुछ भी बोल दो। When an object emerges inside some liquid, then it experiences a force in upward direction. This force is called earth thrust. हाँ, बॉयंट फोर्स लिख दो, एफ थर्स्ट लिख दो, एफ लिख दो, फोर्स ऑफ बॉयंसी लिख दो, कुछ भी लिख दो आप चारों में से। उस केस में कैविटी होती है अंदर अगर, तो उस केस में जो प्रेशर लगता है, फोर्स जो लगता है वो ज़्यादा लगता है। फिर अगर कैविटी होगी, अंदर से खाली होगी बॉल, तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा लगता है। जो ये शिप वगैरह हैं
वो क्यों चलती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी होती है, इतना ज़्यादा लोग होते हैं, इतना मतलब लोहा हो गया, फिर भी वो क्यों चलती है, तैरती क्यों है पानी के ऊपर? क्योंकि उसके अंदर कैविटी जनरेट की जाती है, मतलब अंदर जो है वो जितनी बाहर दिखती है उससे ज़्यादा तो वो अंदर होती है समुद्र के अंदर। तो उस केस में जो खाली होते हैं, नीचे कमरे बनाए होते हैं, खाली कमरे होते हैं, तो उस केस में कैविटी जितनी ज़्यादा जनरेट, आप एक लोहे की बॉल बना लो मान लो और अंदर से बिल्कुल खाली है, तो वो कुछ इस रेशियो में, तो कैविटी आप कुछ ज़्यादा ही जनरेट कर दो तो वो भी तैरने लग जाएगी। तो इसलिए जो फोर्स लगता है, कब लगता है बॉइंट फोर्स? व्हेन ऑब्जेक्ट इमर्ज इनसाइड सम लिक्विड। किसी बॉडी को अगर आप लिक्विड में इमर्ज करोगे तो ही वो फोर्स लगता है। और कितना लगता है वो? अपोजिट टू mg। mg नीचे की तरफ लगेगा तो वो हमें क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगता है हमेशा। जो अपथर्स्ट फोर्स लगता है वो कहाँ लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। किधर लगेगा? mg के अपोजिट में लगता है। तो आप पानी में अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, एक तो आप जनरली एयर में उठा रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में उठाओगे तो आपको वो हल्की फील होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स और लग जाता है ऊपर की तरफ, तो इसलिए जो वेट है ओवरऑल आपको कम फील होता है। मान लो किसी पर्सन को ऐसे उठा रहे हो और एक पानी में उठा रहे हो, तो उस केस में आपको वो हल्का फील होगा कि बिल्कुल ही मतलब वजन जो है बहुत कम लगता है हमें। तो वो इसी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है? एक अपथर्स्ट फोर्स लगता है। तो वो mg नीचे की तरफ mg और एक क्या लग गया ऊपर? अपथर्स्ट। तो ओवरऑल क्या फील होता है? हमें कम फील होता है उसका वजन। तो यही रीजन होता है। जो हम तैरते क्यों हैं? क्योंकि कभी भी अगर मान लो स्विमर आपको स्विमिंग सिखाता है तो ये जरूर कहता है आप अंदर सांस भर लो, यानी कि अंदर कैविटी जनरेट कर लो। अंदर हम क्या करते हैं? कैविटी जनरेट करते हैं, अंदर से हम हवा भर लेते हैं, तो उस केस में कैविटी जनरेट होती है, तो इस वजह से हम तैर पाते हैं। कोई भी प्लास्टिक की बोल अंदर से खाली होती है वो तैरती है, और लोहे की बोल होती है अंदर से मान लो सॉलिड है तो वो तैरेगी नहीं, क्योंकि उस केस में कैविटी, तो उस केस में जो mg है वो ज़्यादा जाता है एफ से। तो जितनी ज़्यादा एफ है, एक फोर्स एक वैल्यू तो क्या होती है? एफ जो होता है mg/rd, उसका वेट डिवाइड बाय में rd क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी। m क्या होगा? उस बॉडी का मास, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg डिवाइड बाय में rd क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। ये सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्वाइड बाय में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो एक फॉर्मूला तो ये है। अगर आप उस बॉडी को एफ की वैल्यू अगर पूछी गई है, फोर्स की वैल्यू, तो उस केस में अगर मास दे रखा है तो आप ये वाला फोर्स लगा दो, ये वाली फॉर्मूला लगा दो एफ निकालने के लिए। अगर आपको एक फॉर्मूला होता है ये वाला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम v क्या होता है यहाँ पे? इमर्ज्ड वॉल्यूम, कि वो कितनी इमर्ज है, पूरी की पूरी है तो पूरा वॉल्यूम ले लो उसका, क्योंकि कई बार ये होता है कि आधी तो इमर्ज्ड होती है और आधी बाहर होती है, तो जितना उसका पार्ट डूबा हुआ होगा उसी का वॉल्यूम लेना होता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में वॉल्यूम, इमर्ज्ड वॉल्यूम, पूरी की पूरी। ये तो तभी लग सकता है जब पूरी की पूरी बॉडी डूबी हुई होगी। mg/rd तभी लगा सकते हो जब पूरी बॉडी ही डूबी होगी, और ये वाला कभी भी लगा सकते हो अगर आधी डूबी हुई या फिर आधी बाहर है, कितनी रेशियो अंदर है कितना रेशियो बाहर है, तो वो उस पर उतना ही वॉल्यूम ले लोगे जितना वॉल्यूम इमर्ज्ड होगा, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है जब आपको डेंसिटी दे रखी है, उस केस में वॉल्यूम दे दिया आपको, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और ये वाला जब पूरी की पूरी बॉडी या मास की टर्म्स में आपको दे रखा है, वो तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि ये वाला लगेगा या फिर ये वाला लगेगा। ज़्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, तो एफ कितना होगा? mg/rd, और एक फॉर्मूला होता है एफ का दूसरा फॉर्मूला होता है डेंसिटी की टर्म्स में रो लिक्विड, कोई जिस लिक्विड में डुबोई गई है उसका डेंसिटी, और v यहाँ पे वॉल्यूम, इमर्ज्ड वॉल्यूम है यहाँ पे, याद रख लो v क्या है? वॉल्यूम है, ना कि वेलोसिटी। फिर कंफ्यूज हो गए, v वॉल्यूम था कि वेलोसिटी थी, और इनटू में g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि एफ कब लगता है? तीन बातें इसकी, जब आप इसको किसी लिक्विड में इमर्ज करोगे यानी कि डुबोगे, और कितना लगता है mg/rd का, और या फिर रो लिक्विड v वॉल्यूम ऑफ इमर्ज इनटू में g, और किस डायरेक्शन में लगता है? mg के अपोजिट में लगता है। तो उस केस में वो भी जितना ज़्यादा वॉल्यूम इमर्ज्ड होगा तो उतना ही ज़्यादा उस केस में लगती है फोर्स, उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा? उसके ऊपर फोर्स लगेगा। समझ आएगा? तो उस केस में भी वो क्यों तैरती रहती है? क्योंकि अंदर कैविटी जनरेट होती है, और जितनी ज़्यादा कैविटी होती है तो उस केस में फोर्स भी उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर एफ जो लगता है वो उतना ज़्यादा लगता है। फिर अगर मान लो उसमें अंदर पानी भरने लग जाए, सुराग वगैरह हो जाए, तो उस केस में पानी भरने लगे तो वो डूबना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस केस में जो एफ है वो क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगी। तो एफ क्या होता है? उस केस में कम लगना शुरू हो जाता है, तो वो mg फिर डूबना शुरू हो जाती है। ठीक है, कभी भी जाके देख लेना, शिप में जाती है यहाँ से, मतलब मुंबई से गोवा, तो जाके देख लेना, पता लग जाएगा। मुंबई जाना पड़ेगा। हाँ, पहले मुंबई चले जाओ, दिल्ली से मुंबई चले जाओ, फिर मुंबई से गोवा चले जाना।
तो इस केस में देखो इतनी ज़्यादा मतलब लोहे भी होता है, इतने ज़्यादा लोग उसमें बैठते हैं, उनके सामान भी होता है, फिर भी वो क्यों नहीं डूबती? तो इसका रीजन ये होता है कि एफएफ को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है तो अंदर जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है उतनी कैविटी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से एफएफ जो है वो एमजी को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है और वो तैरती है। तो इस केस में इसमें ये ऐसा दिखाया गया है कि जितनी बाहर दिखाई नहीं देती उससे ज़्यादा तो अंदर होती है, इतनी थोड़ी होती है वो अंदर। बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी जितनी ज़्यादा शिप होती है वो उतनी ज़्यादा अंदर होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बाहर दिखाई देती है उससे ज़्यादा ही अंदर की तरफ होती है, ताकि जो एफएफ है वो किसको बैलेंस कर ले, एमजी को, और वो चलती रहे। तो अगर ऐसा हुआ कि एमजी ज़्यादा बढ़ गया, एफएफ कम हो गया, तो उस केस में वो डूबती है फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखा दो आप। क्या हो गया? आपको सीधा होके बैठने के लिए बोला था ना। ये क्वेश्चन करके दिखा दो। मास ऑफ बॉल दे रखा है आपको 10 kg, डेंसिटी ऑफ बॉल दे रखा है 2 × 10⁻³ और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है 10⁻³। एक्सेलेरेशन बताना है, इस बॉल का एक्सेलेरेशन कितना होगा? है 40 50 देखो इसको, इस बॉल पे एक तो एमजी लगेगा ही लगेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एफएफ, एक नीचे की तरफ एमजी लगेगा और एक क्या लगेगा नीचे की तरफ एमजी, नीचे की तरफ एमजी, ऊपर क्या लगेगा एफएफ। तो एफएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg/rd के इक्वल। तो mg की वैल्यू कितनी, मास 10 दे रखा है, mg की वैल्यू 100 डिवाइड बाय में rd की वैल्यू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो कितना आ रहा है ये ऊपर की तरफ 50, यानी कि इस बॉल पे ऊपर की तरफ तो फोर्स कितना लग रहा है 50 का, और नीचे mg की वैल्यू कितनी है 100। तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ होगा 50 न्यूटन का। नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, नीचे की तरफ 50 न्यूटन। एफ नेट क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा कितना 50 न्यूटन, यानी कि ये बॉल नीचे की तरफ जाएगी। फोर्स नेट नीचे की तरफ, तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा नीचे की तरफ होगा। कितना होगा एक्सेलेरेशन, कितना होता है नेट फोर्स बाय में मास। तो नेट फोर्स है नीचे की तरफ 50 का डिवाइड बाय मास है 10, तो नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ 5 मीटर/सेकंड² का। एक्सेलेरेशन क्या होगा नीचे की तरफ होगा 5 मीटर/सेकंड² का। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी डूबेगी, तैरेगी या फिर वहीं की वहीं रहेगी। तो इस केस में क्या करेगी, डूबेगी, सिंक करेगी। अगर वहीं की वहीं है तो इस केस में मतलब mg और rd क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ff और mg क्या होंगे, दोनों इक्वल, तो वो वहीं की वहीं रहेगी। एक क्वेश्चन और करके दो, ये करके दिखा दो। एक्सेलरेशन बताना है बॉल का कितना होगा। क्या जल्दी मची हुई आप लोगों को, मैंने बोला क्या जाने के लिए। एक्सेलरेशन 200, तो एक्सेलरेशन पूछा ना 10 आ रहा है। 20 कितनों का रहा है, देखो इसमें इसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगे। एक ऊपर की तरफ लगेगा एफ वही है। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिवाइड बाय में rd की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। rd की वैल्यू क्या होगी 1/4, यानी कि 400 के इक्वल, सॉरी 1/2। कितनी हो जाएगी एफ की वैल्यू 200 और mg की वैल्यू कितनी होगी 100। तो नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा 100 न्यूटन का। एफ नेट क्या होगा, ऊपर की तरफ 100। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बाय में मास। तो नेट फोर्स है 100 डिवाइड बाय में मास की वैल्यू कितनी है 10। तो एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर/सेकंड²। तो जिसका भी 20 था वो तो गलत था। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर/सेकंड²। एक क्वेश्चन और कर दो, ये और बता दो।
ये लास्ट है क्या? नहीं करते। इसमें पिछले वाले मिसिंग करेंगे। ऊपर की तरफ आएगी। जीरो पे स्टेबल रहेगी। स्टेबल है। सो लिखता है। पिछले केस में फ्लोट करेंगे। हाँ इसमें क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी 2 फोर्स लगेंगे। एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एफ कितना आ जाएगा mg/rd के इक्वल। mg की वैल्यू 100 डिवाइड बाय में rd की वैल्यू 1 यानी कि 100 न्यूटन, और नीचे की तरफ mg लग जाएगा 100 न्यूटन के इक्वली। तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, ना फ्लोट करेगी ना सिंक करेगी, जहाँ पे आपने छोड़ी है वहीं की वहीं रहती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में फ्लोट करेगी, किस में सिंक करेगी और किस में वहीं की वहीं रहेगी इक्विलिब्रियम में। लास्ट क्वेश्चन है आपने लास्ट इसको बोला मैं चीटिंग है ये तो। ये और कर दो, घर से कर लो। कर दो इसको। सॉलिड स्फीयर है ना फॉर्मूला क्या? सॉलिड है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पूरी की पूरी डूबी हुई है तो पूरा वॉल्यूम ही लोगे 4/3 पाई आर क्यूब। इस क्वेश्चन में साफ साफ पता लग रहा है कि अब थ्रस्ट निकालने के लिए mg/rd नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास गिवन नहीं है, ना इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी गिवन नहीं है। तो mg/rd वाले फॉर्मूला इस केस में नहीं लगेगा। तो आपको क्वेश्चंस को देखते ही समझ आएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कब लगाऊं ये कब लगाऊं, याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इस केस में रेडियस दे दिया, इसका मतलब वॉल्यूम दे दिया इसका, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको गिवन है। तो इस केस में जो एफ के लिए फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू में वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम इंटू में क्या कर दोगे? जी। तो लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखी है 10⁻³ इंटू में वॉल्यूम, स्फीयर है तो कितना आ जाएगा? सॉलिड स्फीयर दे रखे तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब की आर की वैल्यू दे रखी है 4 का क्यूब इंटू में जी की वैल्यू 10। यह आ जाएगा आपके पास अब थर्स्ट फोर्स। एनी डाउट?